नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान और अब आपको लगातार कंटिन्यू 5 या 7 वीडियो में 2 या 3 दिन में ये जो है हम कवर कर लेंगे। इसको हमने पढ़ा था मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास। उत्पत्ति और विकास में हमने देखा कि यूनान में मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, ग्रीक भाषा के शब्द साइके और लोगोस हैं। अब मनोविज्ञान के विकास क्रम की बात करें तो 2 प्रकार का इसका समय रहा, एक पूर्व वैज्ञानिक काल और दूसरा है वैज्ञानिक काल। तो अब हम मनोविज्ञान के वैज्ञानिक काल की बात कर रहे हैं मित्रों, तो इसको हम विस्तार से देखने वाले हैं। मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक काल है उसकी शुरुआत हुई 1879 से। क्यों हुई आप जान गए होंगे। इसी समय विलियम वुंट ने, याद ना वुंट और टिचनर आंतरिक संरचनावादी, तो वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोला था। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये फैक्ट तो आपको याद करना है, रटना है। 1879 लिपजिंग। वुंट सचेतन अनुभव यानी जो है संरचनावादी और सचेतन कॉन्शियस के अध्ययन में रुचि ले रहे थे। यानी मनुष्य जो है ना कैसा व्यवहार करता है उसका प्रयोग करके देख रहे थे, और मन के अवयव का मतलब विभिन्न प्रकार के अंग, उसके हिस्से अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया है। यानी मन की संरचना का, मन का मतलब यहाँ माइंड से तात्पर्य है, का विश्लेषण कर रहे थे। अपने भारत में मन अलग चीज़ है, मगर यहाँ मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से मन का तात्पर्य है माइंड, इसलिए उन्हें संरचनावादी जो है वो कहा जाता है। किसको? विलियम वुंट को और उनका शिष्य टिचनर, दोनों को। अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी। अंतर्निरीक्षण का मतलब खुद का निरीक्षण करना, जिसमें प्रयोज्यों यानी उद्देश्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया था कि वे अपने मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों को विस्तार से वर्णन करेंगे। मनोविज्ञान का विकास विभिन्न स्कूल में कैसे हुआ। यहाँ स्कूल का तात्पर्य है कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल जैसे चित्रकला में भी देखते हैं स्कूल यानी शैली। अलग अलग वैज्ञानिक अपना अपना अनुसंधान कर रहे थे, तो वो उनके स्कूल हो गए एक तरह से। और उन स्कूल पर वुंट के मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा। मनोविज्ञान के ऐसे 5 प्रमुख स्कूल हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। जस्ट ए मिनट। हेलो, हाँ थोड़ा ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बताओ। हाँ बिल्कुल कन्फर्म। हाँ कन्फर्म, ओके। तो संरचनावाद जो है, संरचनावाद के बारे में यानी मन की संरचना कैसी है, माइंड की संरचना कैसी है, कौन कर रहा था? वुंट। संरचनावाद क्या है अब इसके बारे में देखते हैं। संरचनावाद जैसे अन्य नामों में जैसे अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन अथवा अस्तित्ववाद से भी जाना जाता है। याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। संरचनावाद सभी जानते हैं, पूछ लिया। अस्तित्ववाद के जनक, ठीक है, कौन कर रहा था। तो संरचनावाद स्कूल को विलहेल्म वुंट और उनका शिष्य टिचनर द्वारा अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में प्रारंभ किया गया। प्रयोगशाला खोली 1879 में, फिर 80, 90, 92 में ये इस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो इम्पोर्टेंट है ना ये चीज़ें। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति थी, यानी हम चेतना के दौरान क्या क्या काम करते हैं उनका विश्लेषण। हम कोई नींद में तो काम करते नहीं हैं। अब नींद में कोई व्यक्ति चल देता है वो अलग बात है, बाकी सारा होशो हवास में हम काम करते हैं। टिचनर ने, देखो टिचनर और चेतना मिल रहा है ना, ये थोड़ा थोड़ा। चेतना तथा मन में अंतर किया। उसने कहा कॉन्शियसनेस अलग चीज़ है और माइंड अलग चीज़ है। माइंड तो जैसे बहुत सारी मेमोरीज और वो चीज़ें हैं, चेतना एक चेतन शक्ति है। चेतना से उनका तात्पर्य उन सभी अनुभवों से था। ये लो भी इम्पोर्टेंट, चेतना का अर्थ भी याद कर लो। उन सभी अनुभव, एक्सपीरियंस से था जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होता है, जबकि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से था जो व्यक्ति के जन्म से ही मौजूद होते हैं।
तो मन यानी मस्तिष्क में तो जन्म से ही मौजूद होते हैं, और चेतना का तात्पर्य कि उस समय, जैसे अब चेतना का मान लीजिए मैं बैठा हूँ, अचानक यहाँ सामने कोई चीज़ पड़ी, मैंने उसको चख के देखा अरे ये तो नमक है, तो पता चला ना कि कड़वा है। नीम कड़वा, मीठा देखा मीठा है, ठीक है, भले ही मैं दूसरा काम कर रहा हूँ फिर भी वहाँ चेतना काम करती है। टिचनर के अनुसार चेतना के 3 तत्व, 8:15 चले जाना। टिचनर के अनुसार 3 तत्व हैं, संवेदन, इसको हाँ बंद करो ढंग से, संवेदन, भाव, ये चेतना के 3 तत्व है, संवेदन, दूसरा है भाव या अनुराग। अनुराग वैसे हिंदी में आता ना प्रेम, मगर यहाँ अनुराग का अर्थ है फीलिंग। संवेदन का मतलब सेंसेशन, यानी अब मच्छर खाया, मान लीजिए मुझे यहाँ महसूस हुआ खुजली आ रही है, तो ये संवेदना है। प्रतिमा या प्रतिबिंब, इमेज, जैसे मैंने मच्छर का नाम लिया तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी, ऐसे टांगे ऐसे बैठा हुआ, तो वो प्रतिबिंब है। टिचनर ने अंतर्निरीक्षण को मनोविज्ञान की प्रमुख विधि माना। अंतर्निरीक्षण का क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति खुद अपना निरीक्षण करे। जैसे मान लीजिए आपने कल दिन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, अब आप, दूसरा व्यक्ति तो क्या बता सकेगा क्यों नहीं की, अब आप खुद निरीक्षण कीजिए, खुद सोचिए बैठ के कि कितने बजे उठा, कहाँ गया, क्या क्या टाइम कहाँ वेस्ट टाइम कर दिया, उस टाइम को आप बचा सकते थे और पढ़ सकते थे। तो वो खुद ने निरीक्षण किया, उसे कहते हैं अंतर्निरीक्षण। यहाँ आपको फैक्ट याद रखें तो वुंट और टिचनर का नाम याद रखना है, प्रयोगशाला याद रखनी है। उसके अलावा संरचनावादी थे, संरचनावाद का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, जैसे अस्तित्ववाद और अंतर्निरीक्षण। संरचना में वो मन की या माइंड की या चेतना की, किसकी संरचना, चेतना की संरचना को समझने का प्रयास कर रहा था कि मनुष्य जो है चेतन अवस्था में जो व्यवहार करता है वो क्यों करता है, और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार वो खुद ही है। वो खुद अगर आत्मनिरीक्षण करके बता दें कि मैंने इस वजह से ये व्यवहार किया था, तो वो सटीक उत्तर आ जाता है। क्लियर। अब आता है प्रकार्यवाद या कार्यवाद। प्र का मतलब होता है चारों ओर अच्छे तरीके से, तो कार्य कह दो चाहे प्रकार्य कह दो, एक ही बात है। प्रकार्यवाद या कार्यवाद, फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी एक पुस्तक लिखकर, जिसका शीर्षक था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, विलियम जेम्स को आप ऐसे याद रखना, छोटे बच्चे खाते हैं ना वो गोल गोल आते हैं रंग बिरंगे से, जेम्स, हरा लाल पीला ऐसे, तो जेम्स से याद रख लो इसको, जेम्स। तो जेम्स की किताब का नाम है प्रिंसिपल यानी सिद्धांत ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, 1890। ये तो आपको याद रखनी है। अब जेम्स का सिद्धांत क्या है, काफ़ी मीठा होता है, रंग बिरंगे होते हैं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जेम्स आते हैं ना पाउच अलग वगैरह, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये जेम्स का प्रिंसिपल है। उनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करते हैं। तो ये भी जो है ना विलियम जेम्स, ये भी चेतना पर ही फोकस कर रहा है, वाई एंड हाउ द कॉन्शियसनेस फंक्शंस, न कि सिर्फ इस बात से है कि चेतना में कौन कौन से तत्व हैं। यानी इनको ये तो पता था कि चेतना एक चीज़ है, मगर कैसे काम करती है। अतः जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान का विषय वस्तु तो चेतना अवश्य थी। तो देखो मनोविज्ञान आम चेत में हमने ट्रिक याद रखी थी। पहले मनोविज्ञान क्या थी, आत्मा का दिन थी, फिर मनोविज्ञान मन का दिन थी, फिर मनोविज्ञान चेतना का दिन थी। तो चेतना वालों में जेम्स है, वुंट है, टिचनर है। ये मान रहे हैं कि मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाना चाहिए, न कि मन का, माइंड का। माइंड में तो क्या है, मस्तिष्क में तो बहुत सारी मेमोरीज होती है, बचपन की भी होती है, मगर आप चेतन अवस्था में जो व्यवहार कर रहे हैं उसका अध्ययन होना चाहिए, और वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका। उन्होंने इसमें चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर अधिक बल डाला, यानी चेतना में हम जो कार्य करते हैं, तो ये यहाँ पे इसको प्रकार्यवाद, चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता, फंक्शनल यूटिलिटी पर अधिक बल दिया। तो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी बात, थोड़ी बहुत आई है तो आगे और भी ज़्यादा आती रहेगी। अब देखते हैं आगे। ये विभिन्न स्कूल्स हैं मनोविज्ञान के, यानी अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो प्रकार्यवाद में किसका कार्य, चेतना का कार्य। कौन, जेम्स की औपचारिक स्थापना के संस्थापक के रूप में
डीवी, एंजिल और कार को जाना जाता है। अब जेम्स ने जो शुरू किया उसी को औपचारिक संस्थापक, यानी उसने तो विचार दिया, अब इन्होंने उस पर पूरा फोकस किया। तो जैसे डीवी, एंजिल और कार। प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं या कार्य के अध्ययन से होता है, न कि चेतना के तत्वों के अध्ययन से। इन्होंने कहा चेतना में कौन कौन से तत्व है, किससे चेतना बनी है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वही बात है जैसे अपना शरीर किस चीज़ से बना है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस पर नहीं देखेगा वो ये देखेगा कि वर्तमान में क्या बीमारी है, उसका इलाज कैसे हो। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि चेतना के तत्व क्या है उससे मतलब नहीं है, उनकी प्रक्रिया कैसे है, मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस या कार्य, फंक्शन कैसे किया जाता है, व्यक्ति कैसे करता है, उस पर अध्ययन करना है। अब इनमें ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। अब है व्यवहारवाद। ये आधुनिक अवधारणा है, मनोविज्ञान अभी व्यवहार पे टिकी हुई है। व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन, देखो वाट लगा दी सन ने, सन का मतलब पुत्र होता है वैसे अपने अंग्रेजी में अर्थ। तो क्या है, ये याद रखने की एक ट्रिक है, हमने स्मृति में पढ़ा होगा, आपको याद होगा स्मृति वाला एक पाठ हमने पढ़ा था। तो वाट लगा दी सन ने, क्यों, क्योंकि सन का व्यवहार ऐसा है कि उसने वाट लगा दी, ठीक है। तो वाटसन ट्रिक ये है। बाकी अगर आप काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को ट्रिक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये नए विद्यार्थियों के लिए जो है वो होता है। 1913 में, याद रखना 1913 में, इतिहास की कोई बात करें हम तो 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने एक पार्टी की स्थापना की थी। याद आ रहा है आपको लाला हरदयाल? कौन सी पार्टी? ट्रिक बता दूं आपको, उस पार्टी के नाम से सनी देओल की एक फिल्म भी है, अब आप कमेंट करें। तो वाटसन ने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना आपको। उसका मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, यानी मनोविज्ञान जो है ना वो एक अन्य विज्ञानों की तरह एक विज्ञान है, वस्तुनिष्ठ है और उस पर प्रयोग भी कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब उसके नियमों को सभी जगह प्रमाणित किया जा सकता है और उस पर हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अतः इसका विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, यानी व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जिसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। चेतना का इतना विश्लेषण नहीं हो सकता, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रक्रियात्मक ढंग से किया जा सकता है, सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपन अनुक्रिया को जन्म दिया। उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक सामने, जैसे मान लीजिए म्यूजिक बज रहा है बहुत शानदार, तो आपका मन करेगा कि डांस कर लें, तो वो उद्दीपक है म्यूजिक, और आपने डांस करना शुरू कर दिया, वो अनुक्रिया है। वाटसन ने अंतर्निरीक्षण को मनोविज्ञान की विधि के रूप में अस्वीकृत किया। वाटसन ने क्या किया, अंतर्निरीक्षण, वुंट और टिचनर, फिर आगे एंजिल, उसको इसने मना कर दिया कि व्यक्ति जब खुद का निरीक्षण करेगा, अब अपराधी है, उसको कह दिया तुमने मर्डर क्यों किया, तुम खुद तय करो। बालक है, बदमाश है, उसने कहा तुमने इस भोले बालक को क्यों पीटा, इसकी कॉपी क्यों फाड़ी, तुम खुद निरीक्षण करो। बालक खुद निरीक्षण करके बता देगा कि मैं उस समय ये चेतन अवस्था में था, फिर मेरे से ये गलती हो गई और मैं जो है इस वजह से इसको पीटा, ऐसे कहेगा क्या? वो मुश्किल है कहना, वो अपनी गलती बताएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठ है। उसका मूड कैसा है? हर व्यक्ति बिना ट्रेंड हुए और बिना समझदार हुए आत्मनिरीक्षण कर नहीं सकता, और जो समझदार है, जो आत्मनिरीक्षण कर सकता है, वो ऐसा फिर अपराध ही नहीं करेगा। तो इन्होंने अस्वीकृत कर दिया कि आत्मनिरीक्षण जो है ये पर्सनल तो जरूर हो सकती है, व्यक्तिगत तो जरूर हो सकती है कि खुद के मूल्यांकन के लिए, मगर समाज की दृष्टि से इसको जो है खरा नहीं उतारा जा सकता प्रयोग पर। उन्होंने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई कि ये जो 4 तरीके हैं उससे हम किसी बालक के व्यवहार का या उसके कारणों का पता कर सकते हैं। एक तो प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन का मतलब एक बालक है, आप सपोज कीजिए कक्षा 8 का, वह रोज़ लेट आता है, आपने उसको खूब कह दिया, घर वालों को भी कह दिया, मगर नहीं मान रहा। अब आप उसका परीक्षण करेंगे कि घर से निकलने से लेकर विद्यालय तक ये कहाँ रुकता है। तो फिर पता चला, आपने उस पर नज़र डाली छुपकर या उसको बिना बताए या दोस्तों के माध्यम से, तो उसे कहते हैं परीक्षण, यानी नज़र रखकर। अनुबंधन, जैसे मान लो लेट आएगा तो दंड मिलेगा,
जल्दी आएगा तो पुरस्कार मिलेगा, ऐसे परीक्षण, टेस्टिंग करना। और दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट, दक्ष शब्द तो पता नहीं क्या है, दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट आप ध्यान में रखें। वर्बल रिपोर्ट, वर्बल रिपोर्ट जो है ना वो भी इसमें है। तो मुख्यतः है इसमें प्रेक्षण ही है, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। इसको बहिर्दर्शन भी बोलते हैं, बहिर्दर्शन, यानी कि हम मूल्यांकन करते हैं। मनोवैज्ञानिक है या शिक्षक है, वो मूल्यांकन करेगा कि ये व्यक्ति जो है ऐसा क्यों कर रहा है, उसका व्यवहार चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्यों हुआ। तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और बहिर्दर्शन या प्रेक्षण पर बल दिया जाता है। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद में। अब आते हैं गेस्टाल्टवादी। जानते हैं आप वो चिंपाजी वगैरह, सुल्तान और कोलर, कोफका, वर्दीमर, याद होगा। गेस्टाल्टवादी, ये तो रिवीजन हो रहा है एक तरह से, पहला पार्ट है और पहले पार्ट में मनोविज्ञान का क्षेत्र वगैरह है। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दाइमर ने की। अब देखो, वर्दीमर, कोफका, कोलर, तीनों नाम आपके रटे हुए हैं, मगर एक का पूछ ले तो किसने की? तो मैक्स वर्दाइमर, ठीक है, 1912 में की, 1912, वो है 13, ये है 12, ठीक है, दोनों अलग अलग जगह प्रयोग कर रहे थे। तो वर्दीमर या वर्दाइमर, ठीक है, तो याद रखना इसको। कोहलर तथा कोफका, ये दोनों दोस्त थे, इस स्कूल के सह संस्थापक थे। तो अब संस्थापक और सह संस्थापक, ये आपको फर्क पता चल गया होगा। जिसका सबसे बड़ा नाम है उसी ने स्थापना की, वर्दाइमर या वर्दीमर। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, ये प्रश्न तो कोई हजारों बार पूछा गया है एग्जाम में, और जिसका अर्थ होता है आकृति या पूर्णाकार या आकार, शेप। शेप आप जान गए ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक शेप बनाया तो आकृति, तो आकृति यानी आकार, समाकृति। तो ये सारे इसके अर्थ ध्यान रखना। किसके? गेस्टाल्ट शब्द के। तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो आकार या पूर्णाकार नाम भी आता है, यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं है, पूर्ण आकार, पूर्णाकार। गेस्टाल्ट स्कूल का मानना था कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। मानसिक प्रक्रियाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। मानसिक प्रक्रियाओं का संगठन का मतलब, अब जैसे मैं मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ तो ये केवल चेतना नहीं है, ये केवल व्यवहार नहीं है, बल्कि अब तक का जो मेरा ज्ञान है, चाहे वो मैंने इतिहास पढ़ी हो, चाहे समाजशास्त्र पढ़ी हो, चाहे फिलोसॉफी पढ़ी हो, चाहे कोई प्रैक्टिकल कोई अनुभव रहा हो, मैं उन सभी को समेटते हुए हर जगह जगह कहीं ना कहीं उसका उदाहरण सेट करता हूँ। तो ये क्या है? पूर्ण आकार, ठीक है, समग्र और मानसिक प्रक्रियाओं का संगठन है। चिंपांजी है, चिंपांजी ने केले उतारे, दूसरे तीसरे चौथे प्रयोग में केले ऊंचे हो गए, तो उसने पहले वाली छड़ी, फिर उसके ऊपर दूसरी छड़ी को जोड़ा, फिर टेबल पर उस पर वो चढ़ा, उस पर वो पत्थर से पड़े थे ना उन पर, तो वो उसने पहले वाले ज्ञान को काम में लिया और सारे ज्ञान को जोड़ते हुए, और वो सूझ अचानक आती है, ये भी मानना था कि सूझ जो है, सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, और सूझ जो है वो अचानक आती है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। अब है मनोविश्लेषण। ये तो एक अजीब ही आदमी है, हालांकि है इनका शानदार, है व्यवहारिक। मन का विश्लेषण, साइकोएनालिसिस। मन का भी तात्पर्य यहाँ अपने वाले मन से नहीं, जिसको हम सामान्यतः मानते हैं कि मन भटक गया, अभी पढ़ रहे हैं मन कहीं और चला गया, वो नहीं। यहाँ मन का तात्पर्य मनोविज्ञान में माइंड से ही है। माइंड का विश्लेषण, मस्तिष्क में विचार क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, सपने क्यों आते हैं, सपने के पीछे क्या रीजन है। तो मनोविज्ञान को एक स्कूल के रूप में मनोविश्लेषण को ध्यान रखना। एक मनोसामाजिक अलग है, वो इरिक्शन है, ध्यान रखना। मनोसामाजिक, उससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपने केवल मनो नाम देखा और लगा दिया टिक, है ना। तो मनोसामाजिक जो है वो है इरिक्शन का, इरिक्शन। और मनोविश्लेषण तो फ्राइड है ही। फ्राइड के अचेतन का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण माना गया है। अचेतन मन, अचेतन का मतलब ऐसा है कि जो शांत पड़ा है समुद्र की तरह, सारी रिसाइकल भी ना, वो सारी चीज़ें उसमें डालते रहो, डिलीट होके भी गई, बिना डिलीट होके भी गई। और उन्होंने सभी तरह के असामान्य व्यवहार, जैसे व्यक्ति का कई बार असामान्य व्यवहार होता ना, असामान्य व्यवहार आप किसे मान सकते हैं? मान लीजिए आपको ज़बरदस्त भूख लगी हुई है, खाना दिखा, टूट पड़े उस पर, मेहमानों को भूल गए, दूसरों को भूल गए, तो असामान्य व्यवहार।
का कारण इसी अचेतन में होते दिखलाया गया है। ठीक है, चलो इसमें आपको एक छोटा सा जोक याद आ गया, सुना देते हैं, बोर नहीं हो आप। एक बार एक विवाह की बात है, तो रात्रि 9, 10, 11 बज जाते हैं, अक्सर आप देखते हैं बारात के साथ में माफ़ी चाहूँगा, बारात के साथ में क्या होता है, लोग कुछ रिश्तेदार थे 4-5, वो अच्छी तरह से नाच रहे थे, खूब नाचे, नाग लपेटा खाया उन्होंने। उसके बाद में भूख लगी ज़बरदस्त, ये 10-11 बज गए, वो बारात स्थल पे पहुँचे, खाना खाने बैठे। आदमी थे 5, ठीक है, आदमी 4 थे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, थाली के ऊपर बैठ गए, ये थाली है, चारों आदमी खाना खाने बैठ गए। अब जो उस समय क्या बफर सिस्टम नहीं था, थोड़ी पहले की बात है, तो जो खाना खिला रहा था वो व्यक्ति आया और उसने उनको 2, 3, 4, 5 उनको जो है कतली या रसगुल्ला जो भी आइटम है वो रख दिया। अब देने वाला भी बड़ा अजीब आदमी था। अब चारों ने बड़ी शिष्टता से, बड़े शिष्टाचार से, क्योंकि सगे संबंधी है, तो ऐसे आराम से चबा चबा के, भले ही बहुत ज़बरदस्त भूख थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था, मगर 5 रख दिया, तो एक इसने खा ली, एक इसने खा ली, एक इसने खा लिया, एक इसने खा लिया, अब एक बच गया। वो सोच रहा है ये खाएगा, वो सोच रहा है ये खाएगा, भाई शिष्टाचार है ना, अचेतन मन में तो है कि खा जाऊँ, मगर शिष्टाचार है कि क्या करें। तो क्या हुआ, अच्छा ये चित्र नीचे रह गया ना, ये चित्र ऐसे, तो क्या किया उसने कि जैसे अब उसी समय अचानक वो एक रसगुल्ला पड़ा था, 4 आदमी बैठे हैं, दोबारा परोसने वाला आया नहीं, परोसगारी करने वाला, परोसने वाला। अब क्या हुआ कि अचानक लाइट चली गई। कई बार होता है ना शादी ब्याह में लाइट चली जाती है, तो लाइट का एक झपका सा लगता है, ऐसे अंधेरा होता है, फिर जनरेटर चल जाता है और लाइट आ जाती है। तो जैसे लाइट गई, चारों उस पर टूट पड़े थपाक और वो जो है इतने में क्या है, 1 सेकंड में लाइट वापस आ गई। तो जो है वो उसका, और चारों का हाथ पड़ा तो उसका चूरमा बन गया बेचारे का, रसगुल्ले का। तो यहाँ पे क्या था, अचेतन मन में जो चीज़ थी ना वो। तो अचेतन के बारे में अध्ययन करने की अनेक विधियाँ बतलाई गई हैं, उनमें मुक्त साहचर्य विधि। मुक्त साहचर्य का मतलब है कि अगले व्यक्ति को फ्री छोड़ दो और उसके साथ जुड़कर रहो, यानी उसको पता नहीं चले कि हम उसका जो है वो परीक्षण कर रहे हैं क्या। जैसे कई बार आप दोस्तों के साथ रहते हैं तो आपको पता तो चल जाता है ये कैसा व्यक्ति है, अच्छा है कि बुरा है, मगर आप उसको बताते नहीं हैं। फिर इन फ्यूचर आपको कभी कोई काम पड़े तो आप उसके बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं। सम्मोहन विधि, जिसमें व्यक्ति को थोड़ा सा उसको एकाग्र करके सम्मोहित सा किया जाता है और फिर वह अपने मन की बातें बताने लगता है, उसको नींद से आने लगती है तो वो अपनी बातें जो है ना उससे पूछते हैं, वो बताने लगता है। और स्वपन की व्याख्या, 3 चीज़ें इसमें है, याद रखना, मुक्त साहचर्य, सम्मोहन और स्वपन की व्याख्या। ठीक है। अब है भारत में मनोविज्ञान का विकास। भारतीय दार्शनिक परंपरा इस बात में धनी रही है कि मानसिक प्रक्रियाओं तथा मानव चेतना, स्वयं, मन शरीर के संबंध और अनेक मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संज्ञान, प्रत्यक्षण, भ्रम, अवधान, तर्कना आदि पर उनकी झलक के संबंध में केंद्रित रही है। तो भारतीय परंपरा में भी जैसे संज्ञान क्या है, प्रत्यक्षण, भ्रम, अवधान, अवधान का मतलब अटेंशन, अवधान यानी अटेंशन आदि पर उनकी झलक से संबंधित केंद्रित रही है। और भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के विकास को भारतीय परंपरा की गहरी दार्शनिक जड़ें प्रभावित नहीं कर सकी है। यानी भारत जो है ना, भारत में दर्शन का विकास बहुत पहले हो चुका है। उपनिषदों में जो ज्ञान है उसको तो आज भी लेकर आश्चर्यचकित है। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, ये याद रखना आपको। कलकत्ता विश्वविद्यालय, आधुनिक की बात करें हम, दर्शनशास्त्र विभाग के 1915 में प्रारंभ हुआ। तो देखो 1913, 1912, 1915 3 सन आए हैं। 13 वाटसन, 12 वो पूर्णाकार वर्दीमर और 15 भारत में, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया तथा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भी स्थापित हुई। तो विश्व में तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है 1879 और भारत में है 1915। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग तथा 1938 में
अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ किया? प्रोफेसर एनएन सेनगुप्ता, जो वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। तो मनोविज्ञान विभाग भी याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। 1916 में मनोविज्ञान विभाग और 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, ठीक है। 1922 में प्रोफेसर गिरिंदर शेखर बोस मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। प्रोफेसर गिरिंदर शेखर बोस, जो फ्राइड के मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त थे, फ्राइड के शिष्य थे। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की, देखो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तथा 1922 में की। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की। 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अप्लाइड का मतलब अनुप्रयुक्त, जिसको प्रयोग किया जा सके, यानी प्रयोगशाला। इसके पश्चात मैसूर विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय मनोविज्ञान के अध्यापन और अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हुए। 1960 के दशक के दौरान भारत में कई विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का विश्वविद्यालय या विभाग जो है, डिपार्टमेंट, उसकी स्थापना की गई। विश्वविद्यालय के प्रांगण से हटकर मनोविज्ञान विभिन्न तरह के संस्थानों जैसे प्रबंधन संस्थान, शिक्षा संस्थान, रक्षा सेवा आदि में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ, क्योंकि हर जगह मनोविज्ञान की ज़रूरत होती है। अब दुकानदार बाजार में दुकान कर रहा है तो भी उसको साइकोलॉजी जाननी जरूरी थी कि ग्राहक की क्या साइकोलॉजी है, अलग अलग ग्राहक की क्या साइकोलॉजी है, उसको समझना, उसके अनुसार व्यवहार करना। और भारतीय मनोविज्ञान की सक्रियता इसमें अधिक रही है। 1986 में दुर्गादास सिन्हा ने अपनी पुस्तक, याद रखना, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है। अतः भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो दोस्तों, आधा घंटा हुआ है करीब, और हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। मनोविज्ञान और अन्य विषय तथा फिर 1 या 2 पेज का मैटर और है, उसमें क्वेश्चन वगैरह है, फिर हम अगला पार्ट शुरू करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।